चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। स्वागत है आप सभी का जनता टीवी की खास पेशकश चाय पर चर्चा में। और आज हमारे साथ मौजूद है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने यहाँ से जीत हासिल की और अब संसद तक पहुँचे हैं। सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर आप क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव में सोनीपत से जीतने का? देखिए, मेरा मानना है सोनीपत की जनता, कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये सोनीपत की जनता की जीत है। ये चुनाव जनता ने स्वयं लड़ा है कार्यकर्ताओं के साथ। लोकसभा चुनाव में हमने देखा 50-50 का मैंडेट मिला। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई तो 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। अब विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लोकसभा में जिस तरीके का प्यार मिला वैसा ही विधानसभा में या उससे भी बेहतर और आप उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, अलायंस ने चुनाव लड़ा साथ मिल करके। हमारी एक सीट जो है आम पार्टी के हिस्से में गई थी, कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी लड़ रहे थे। 9 सीट थी तो कांग्रेस ने लड़ी, जो 10वीं भी हमारी थी। जब 7 चुनाव लड़ रहे थे वो भी बहुत कम अंतर से हारे। हमारे जो हारने वाले भी उम्मीदवार हैं बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, चाहे भिवानी से हों, चाहे हमारे फरीदाबाद से हों, गुड़गांव से हों, और आम पार्टी के भी अच्छे थे। 5 जो जीत के आए, मैं स्वयं 24 दिन में 24 या 25 दिन में मेरे साथ में यहाँ के सोनीपत के विधायक श्री सुरेंद्र पवार साहब और पूरी उनकी टीम, 5 हमारे विधायक कांग्रेस के हैं। 5 विधायकों ने एक साथ होकर के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और कांग्रेस हाईकमान के उसी का फल है। सारे कार्यकर्ता 9 की 9 विधानसभाओं में, हमारे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा हैं, जिसमें 3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट जींद की और 6 डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की आती है। मैं जींद का होने के नाते, मेरा जो ज़िला है वो जींद है। मेरा जन्म स्थान सफीदों तहसील में पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में गांगुली गांव है। बहुत बड़ा गांव है, आप सब जानते हैं। उस गांव में कई विधायक हुए, जिला पंचायत परिषद के अध्यक्ष हुए, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसी गांव कि हमारे सुभाष गांगुली और सतपाल ब्रह्मचारी, ये राजनीतिक घरानों को अगर हम छोड़ दें तो पहला हरियाणा का गांव है जिस एक ही गांव ने एमपी भी दिया और एमएलए भी दिया। उसका नाम गांगुली है। जी सर, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था लोकसभा के समय में, तो कांग्रेस कह रही थी कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी परिणाम आने के बाद कहती है कि कांग्रेस ने संविधान के नाम पर दुष्प्रचार किया है। ये उनका कहना बहुत गलत है। आपने हमेशा देखा होगा, एक नारा था उनका 400 पार का। उनके कई मंत्रियों ने जनसभाओं में बोला है, उन रिकॉर्ड है। राजस्थान के एक मंत्री ने तो खुला बोला था कि अगर हम 400 पार आ गए तो इस संविधान को बदल देंगे। और आपने देखा होगा कांग्रेस और अलायंस दलों ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के, जिसमें मैं स्वयं भी था, हमने संविधान के साथ प्रवेश किया। और संविधान की रक्षा के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, जब उनका ओथ चल रही थी, तो आपने देखा होगा एक हाथ में उनके यहाँ संविधान था और संविधान की प्रतिज्ञा ली कि भाई हम इस संविधान को बचा के रखेंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व जो बना था, उस संविधान को ये बदलने की बात करते हैं और कर भी देते अगर ये 400 पार आते। उनका एक नारा था, भाजपा 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन भगवान राम की बड़ी कृपा रही। जिस राम को ये कहते थे कि हम भगवान राम को लेके आए, कोई राम को लेके आ सकता है? भगवान राम अनादि हैं। इनका इतना अहंकार कि हम राम को लेके आए हैं और राम भगवान हमें लेकर आएंगे। इनको सोचना चाहिए था कि हम क्या बोल रहे हैं। और उसी का आधार है अयोध्या में भी भगवान राम ने इनको ये बता दिया कि तुम राम को नहीं लेके आए, राम स्वयं अनादि हैं, राम सबके अधिष्ठाता हैं।
तो इसलिए मेरा ये कहना है, अगर ये 400 आ जाते तो भारतीय संविधान को, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को ये बदलने का काम करते। सर, हमने देखा कि आप 2 दशकों तक उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय रहे। कई महत्वपूर्ण चुनाव में आपकी भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण भी रही। फिर हरियाणा की राजनीति में रुख करना, किस मोड़ पर आपने तय किया कि अब आप हरियाणा की राजनीति में रुख करेंगे? देखिए, मैंने वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा, मैं वहाँ का चेयरमैन रहा 2003 से 8 तक। मैंने नगर पालिका परिषद चलाया है, जो हरिद्वार में क्या पूरे हिंदुस्तान में जिस नगर परिषद का बहुत बड़ा नाम है, जो वहाँ के चेयरमैन रहे हैं, पहले भी MP बने हैं और राज्यसभा में भी गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ के चेयरमैन रहे हैं। तो मैं भी उसी श्रेणी में था। ठीक है, मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ने गया था और गंगा माइन और हरिद्वार ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था। 2003 में मुझे माननीय सोनिया गांधी जी के सामने मैंने 2002 में कांग्रेस ज्वाइन की थी और आज तक मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश पर मैं यहाँ पर आया और सोनीपत की जनता ने और सोनीपत के कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस के हाई कमान ने मुझे यहाँ से टिकट दिया और जिताने का काम किया। बिल्कुल सर, जब हम बात सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की करते हैं तो आपने बताया कि 9 विधानसभाएं इसके अंतर्गत आती हैं। बतौर एक सांसद अब सोनीपत को लेकर के आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, सोनीपत के विकास के लिए पवार साहब ने भी आपको बताया है और हमेशा कहते आए हैं, सबसे बड़ी मांग यहाँ की मेट्रो की। लगभग पिछले 5-6 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज़ कहते हैं कि हम मेट्रो पानीपत तक लेके जाएंगे, आजकल एक नारा दिया है करनाल तक लेके जाएंगे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। मेरा ये पहला प्रश्न होगा लोकसभा में, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 हज़ार नौजवान, व्यापारी, किसान दिल्ली में मान लो किसी को भी कोई आवश्यकता हो तो सोनीपत सबसे बड़ा स्टेशन इस क्षेत्र का है। और दिल्ली रोजगार के लिए मैंने स्वयं स्टेशन पर जाके देखा है, लगभग 10 से 15 हज़ार युवा अपने आजीविका चलाने के लिए, नौकरी के लिए दिल्ली जाते हैं। और व्यापारी, छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, सारा सामान, क्योंकि दिल्ली के साथ सीमांत क्षेत्र है सोनीपत, बिल्कुल सीमा लगी हुई है, तो सब लोगों का कारोबार दिल्ली में है। सबसे बड़ी मांग हमारी यही होगी कि सोनीपत, पानीपत, करनाल जैसे कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई पहले सोनीपत तक ले आएँ तो बहुत यहाँ की जनता का भला होगा, ये मेरा मानना है। साथ में रही जींद की बात, 9 विधानसभा आपने कहा है, 9 में जींद भी है, जुलाना भी है और सफेदों भी है। हमारे यहाँ जींद को आज भी, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे सर्विस मैटर पे हो, चाहे कई अन्य सुविधाओं के लिए हो, उसको पिछड़ा इलाका माना जाता है। अपेक्षा गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद और हमारे कई और बड़े शहर हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि भाई जींद जो है, जींद को इन जिलों के साथ लाने के लिए उसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। और सर, विधानसभा चुनाव का समय है, कुछ ही समय में चुनाव होने हैं, पार्टी को मजबूत करने की भी तैयारी है। इस बीच हम देख रहे हैं कुछ जो चेहरे हैं वो दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इस दल बदल की राजनीति को किस तरह से देखें? देखिए, कांग्रेस में भगदड़ नहीं है। आप आने वाले समय में एक बार डिक्लेयर होने दीजिए चुनाव, आधे से ज़्यादा कई दल तो समाप्त हो चुके हैं, आपने देख लिया होगा। नोटा के बराबर चुनाव उनको मतपत्र मिले हैं या वोट मिले हैं। कई ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल कांग्रेस में निरंतर आने वाले हैं और हम लोगों के संपर्क में हैं, और हमारे बड़े नेता और हाई कमान के संपर्क में लाइन लगेगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हरियाणा में कहीं कांग्रेस में ना हो जाए, सारी एक ही पार्टी कांग्रेस ना रह जाए, ऐसा समय आने वाला है। जब हम सोनीपत क्षेत्र की बात करते हैं तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कहते हैं कि कांग्रेस का दबदबा है सोनीपत में, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अच्छे प्रदर्शन का दबाव है या कॉन्फिडेंट है? ऐसा नहीं है। यहाँ 15 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी के ही नुमाइंदे MP बने हैं, लोकसभा सदस्य बने हैं, और कांग्रेस के विधायक जरूर हमारे सुरेंद्र पवार जी रहे, इनसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं। सोनीपत जैसे गोहाना है,
सोनीपत में आता है, वहाँ से हमारे निरंतर विधायक हैं। कई क्षेत्र में और एक दो क्षेत्र में हमारे विधायक आते रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार जो चुनाव का माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। निश्चित तौर पे हमारे हरियाणा हाई कमान के नेताओं ने बहुत मेहनत की है, मुझे नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। श्री भूपेंद्र हुड्डा ने रात दिन एक करके कांग्रेस को उठाने का काम किया है और उनके जो 7 लीडर्स हैं उन्होंने भी काम किया है। मैं कांग्रेस हाई कमान का भी आग्रह प्रकट करता हूं कि उन्होंने पूरे हरियाणा में, अभी मेरे चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी सोनीपत आए थे जी। आपने सुना भी होगा कि खटाखट 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 उनका इशारा था कि आप कांग्रेस को वोट दें, और कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में है। कांग्रेस हरियाणा में आएगी। 70 से 80 सीट का रिकॉर्ड कांग्रेस इस बार बनाने जा रही है हरियाणा में। अब 2-3 महीने की बात है। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर चलेगी, इसमें अब संशय नहीं है। ठीक, ये तो आपका दावा है विधानसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन अभी हम हाल फिलहाल में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर नज़र डालें तो पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री बदले गए, फिर उसके बाद लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो अल्पमत की है और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। लेकिन बीजेपी कहती है हमारे पास संख्या बल के हिसाब से, यानी कि विधानसभा चुनाव में जो संख्या बल है उसके हिसाब से हमारे पास बहुमत है। अभी कोई प्रस्ताव लेके आएंगे तब पता लगेगा बहुमत है या नहीं। जब कोई नया प्रस्ताव विधानसभा में आएंगे, विधानसभा चलेगी, वो तब पता लग जाएगा कितना बहुमत उनके पास है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, पूरा हरियाणा जानता है। अभी वर्तमान विधानसभा में 88 विधायक हैं। 88 में से कितने उनके पास है सीधा पता आप हिसाब लगा लीजिए। अल्पमत की सरकार है। लेकिन जब ये खट्टर साहब को बदला उस समय अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, और कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव का क्यों मांग करेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 1-2 महीने में क्यों किसी का साथ लेंगे। कांग्रेस एक तरफा 70 से 80 सीट में कह रहा हूँ, आप लिख लेना आज कि 70 से ऊपर सीट कांग्रेस की हरियाणा में आएंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, एक लगातार हम नारा सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार से कि बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरियां दी जा रही हैं, हमने सकारात्मक रूप से व्यवस्था परिवर्तन किया। आप उनसे पूछना एक बार जरूर कि आपने कितनी नौकरियां हरियाणा में दी हैं। नौजवान लड़के पढ़े लिखे आईटी के लड़कों को क्या वेतन मालूम कितना देते हैं। कौशल विकास एक बोर्ड बना रखा है, 18,000 15,000। क्यों हरियाणा के बच्चे बाहर जा रहे हैं, कोई विदेश में जा रहा है, कोई अन्य प्रदेशों में जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ नौकरी के नाम पर ठेकेदारी प्रथा शुरू है। वो ठेकेदारी प्रथा भी चंडीगढ़ से पता, इसका नाम आ गया, इसको नौकरी दे दो। नौकरी कितनी है? 15,000 रुपये की। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पता कर लें, उनसे ही पूछ लें। आज भी हरियाणा में 2 लाख पद रिक्त हैं, और हमारे नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही 6 महीने और साल भर के अंदर लगभग यहाँ पर 30 लाख नौकरियाँ देने का काम कर 2 लाख नौकरियाँ देने का काम करेंगे। सर, हरियाणा सरकार तो दावा कर रही है कि इन 3 महीनों में 50,000 भर्तियाँ कर देंगे। अब पता लग जाएगा कितनी करेंगे। चुनाव के समय पर ये जुमले छोड़ते हैं। आपने भारत के प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा कि हम 2 करोड़ नौकरियां साल में देंगे, 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। वहाँ एक पर्सन पूछ लेना किसी भी उनके नेता से कि वो 2 करोड़ में आप कहते थे कितने करोड़ लगाए उसमें से। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो हरियाणा प्रांत है। जो हरियाणा खेल में हो, शिक्षा में हो, वित्त से संबंधित हो, उद्योगों से संबंधित हो, पहला स्थान रखता था। आपने टीवी में देखा होगा 1 नंबर हरियाणा, पहला नंबर हरियाणा आता था टीवी में। आज उनसे ही पूछ लेना भाई हरियाणा का नंबर कहाँ है। निवेश में पूछ लो आप कितना निवेश हरियाणा में है। आज हरियाणा लगभग मेरे हिसाब से 10वें या 12वें नंबर पे, 16वें नंबर पे है। भ्रष्टाचार में आप देख लीजिए, खुलेआम गोलियां चलती हैं। सोनीपत देखो, फरीदाबाद देखो, हिसार देखो, जींद देखो, सफीदों देखो, गोहाना देखो, कोई शहर ऐसा जहाँ रोज गोलियां ना चलती हो। ये इनका शासन का हाल है। और मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ, ये बात दिखा देना। और आप भी पूछो इन नेताओं से क्या चक्कर है। आज चिट्ठी आ जाती है, कहते हैं खर्चे पर्चे के नहीं, ये नहीं तो इनके दूसरे मांग लेते हैं खर्चा पर्चा। सीधा टेलीफोन करते हैं कि 50 लाख भेज दो, 20 लाख भेज दो। उस पर अंकुश कौन लगाएगा।
सरकार का काम है रक्षा करना जी। और आज आप देख रहे हो इनकी कितनी रक्षा है। एक जलेबी वाले के यहाँ टेलीफोन कर देते हैं, जूते वाले के यहाँ टेलीफोन कर देते हैं, जूस वाले के यहाँ टेलीफोन कर देते हैं, फैक्ट्री वाले के यहाँ टेलीफोन कर देते हैं। कितनी गोलियां चल रही हैं। कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन गोली ना चलती हो हरियाणा में। और फिर सरकार कहते हैं हमारी सरकार बढ़िया है। और सरकार बढ़िया होती तो ये खट्टर साहब को क्यों बदलते? क्या कारण था खट्टर साहब को बदला गया? और मुझे तो लगता है अगर 5-6 महीने और सरकार होती तो इस मुख्यमंत्री को बदल देते। बीजेपी कहती है कांग्रेस अपनी हार का जश्न मना रही है। भले ही सीटें बढ़ी हैं लोकसभा में, लेकिन 100 का आंकड़ा तीसरी बार पार नहीं हो पाया। देखिए 100 का आंकड़ा तो पार हो गया है, लेकिन ठीक है 99 सीट हमारी आई थी, एक दो और बढ़ गई हैं। 235 और 236 के आसपास इस समय कांग्रेस के 7 अलायंस दल हैं। क्यों नहीं बोल पाते? राहुल गांधी ने थोड़ा सा धार्मिकता पर दिखाई, भगवान शंकर को दिखाया, निर्भय के बारे में बताया, डरो मत डराओ मत। कोई गलत काम तो उन्होंने कहा नहीं। ना डराओ ना डरो, ये भगवान शंकर का ये संदेश है। आपने मुद्रा देखी होगी उनकी, गुरु नानक जी की मुद्रा देखी होगी आपने, और हमारे बुद्ध की देखी होगी, और अन्य देवताओं, कई धर्मों के, सब धर्मों में यही है, ना किसी को डराओ ना किसी से डरो। भाई राहुल जी ने यही तो कहा था, यही संदेश दिया था देश को। लेकिन आपने पहली बार देखा होगा देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि राहुल जी हिंदुओं को संप्रदाय का बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था जो कुछ लोग जो अपने आप को दल विशेष का बताते हैं और वो कहते हैं कि वो जात की गड़बड़े करते हैं, सौहार्द खराब करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। सारे देश के हिंदू संप्रदाय नहीं फैलाते हैं। हिंदू हम भी तो हैं जी। भाई हमसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? भाई सामने शास्त्रार्थ कर लें। भाई राहुल जी ने यही तो कहा था वहाँ पर, एक अच्छा संदेश दिया था उन्होंने कि भाई हम आपस में भाईचारा बना के रहें, जिस तरह से हम पहले थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को उनकी बात ये देख लिया कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने। पहले तो उसी पे उनको परेशानी थी कि सामने आंख से आंख मिला के अगर कोई बात कर सकता है तो उसका नाम माननीय राहुल गांधी जी हैं। और तीनों आदमी भारतीय जनता पार्टी के तीनों स्तंभ आपने देखा होगा, पानी पी पी के खड़े हो रहे थे। आपने पूरे देश ने देखा है। देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद खड़े होकर जवाब देने लगे, बीच में 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया। आपने वो बैठे तो माननीय हमारे देश के रक्षा मंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, माननीय राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए। वो बैठे तो देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी खड़े हो गए जी। तो ये देखना चाहिए कि उनका विजन क्या था, क्या उन्होंने बोला, उस पर पहले ही बोल दिया। राष्ट्रपति का अभिभाषण ठीक है चलना चाहिए, और मैं तो कहूँगा हमारे सभापति जी को भी सोचना चाहिए। इतने सभापति हैं देश के, 543 MP वहाँ रहते हैं, और सभापति जी को टोकना चाहिए था बीच में, जिस तरह से विपक्ष के आदमियों को बैठा देते हैं। आपने हमारे माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी का देखा होगा, किस तरह से उनको कहा बैठ जाइए। 5 बार के MP हैं। सबसे मेरे ख्याल में 10-5 लोग ही होंगे जो 5 बार के MP हैं इस लोकसभा में। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, अब आपने जिक्र करा कि जो भारतीय जनता पार्टी के तीनों स्तंभ हैं उन्हें बार बार खड़े होकर के टोकना पड़ा। इस बीच राजनाथ सिंह जी भी कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी तो सदन को गुमराह कर रहे हैं। जब वो अग्निवीर योजना को लेकर के बात कर रहे थे, मुआवजे को लेकर, तो राजनाथ सिंह जी ने बोला कि सदन को गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए, अग्निवीर 3 साल की नौकरी है, 1 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की नौकरी। उनको ना तो शहीद का दर्जा था, ना उनको कैंटीन की सुविधा थी, ना उनके को शहीद होने के बाद शहीद का दर्जा दें और शहीद के परिवार में कोई नौकरी दें। भाई 17-18 साल का लगा, 22 साल का घर आ गया। आगे का भविष्य क्या है? उनके मंत्रियों ने कहा था कि पत्रकारों ने पूछा कि आगे क्या करेंगे, बोले गार्ड का काम करेंगे। क्या एक भारतीय सैनिक नौकरी से आने के बाद गार्ड का काम करेगा? अगर शहीद हो जाए तो उसके परिवार को पेंशन भी नहीं मिलेगी। माननीय राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने नहीं उसको पैसा दिया है, लेकिन जब तक केवल पंजाब की सरकार जो थी, पंजाब की माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उनको जो भी धनराशि दी थी वो पंजाब सरकार की ओर से दी गई थी। आप बाद में भेजते रहे कि हमने इतना भेज दिया, इतना भेज दिया, लेकिन सोचना चाहिए कि जिसको हम शहीद सेना के लड़ने क्यों जाएगा वो, उसको पता 3 साल की मेरी नौकरी है। 3 साल में कोई भी जवान ये सोचेगा कि मैं देश की इतनी तो रक्षा करेगा जितना उसमें है। कभी उसके मन में ये भी आ सकता है कि मेरे बच्चे या मेरा परिवार, कईयों की तो शादी भी नहीं हुई है, 22 साल में कहाँ शादी होती है, जो 18 और 4 22 में घर आ जाएगा वो। तो हमारा ये मानना है राहुल जी ने गलत नहीं कहा है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो ये अग्निवीर का जो फंडा इन्होंने चलाया है, ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। और जिस तरह से पहले भर्तियां होती हैं, जिस तरह से पूरे 60 साल या 58 साल तक की उम्र तक काम करता है व्यक्ति, तो वही जो पुरानी प्रथा थी उसको लागू करेंगे। सर, एक और बड़ा सवाल, 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सक्रिय हुई है सदन में, इससे कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हुई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आपके ही हैं? आपने सदन में देखा होगा पहली बार प्रधानमंत्री कैसे आते थे, कैसे बैठते थे, इस बार तीनों कैसे बैठे थे आगे, उन्होंने घेरने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी है, उनका इतिहास बहुत बड़ा है। देश की सेवा करने में हिंदुस्तान का वर्ल्ड में ऐसा परिवार नहीं है जिनकी दादी प्रधानमंत्री रही हों, जिनके नाना प्रधानमंत्री रहे हों, और जिनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे हों, और देश की सेवा करते समय 2 लोग शहीद हो गए हों, चाहे माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हों, चाहे देश के युवा शक्ति के प्रणेता इस तंत्र, और आपने देखा होगा ये मोबाइल संचार क्रांति अगर कोई व्यक्ति देश में लेके आया तो उनका नाम स्वर्गीय राजीव गांधी है। आज ये जो आप कैमरे और ये जो मोबाइल और ये पूरा देश देख रहा है, ये सब उनकी देन है। मैं इस अवसर पर उनको नमन करता हूँ, ऐसे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को। मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, हरियाणा के भी 5 सांसद संसद में मौजूद हैं, क्या खास मुद्दे रहेंगे? पूरे हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के रोजगार के लिए, जिसमें किसान के लिए और व्यापारी के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए हमारे मेन मुद्दे हैं। और हरियाणा में जो ये राज आप देख रहे हैं, इसको ठीक करने के लिए 5 के 5 वहाँ पर डटे रहेंगे और हरियाणा के हित की रक्षा के लिए कुछ भी करना होगा, माननीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशन में काम करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में आप 2 दशकों तक सक्रिय रहे हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, उत्तराखंड में क्यों कांग्रेस फिलहाल मजबूत नहीं हो पा रही है? क्या ऐसी वजह आप मानते हैं कि वहाँ पर बात नहीं बन पा रही? वहाँ जुमले, अब आप हमारा उत्तराखंड का देख लीजिए ऊपर, वहाँ मैं इतना सिख कर दिया है कि हिंदू हिंदू हिंदू। हमारी माताएं बहनें शिक्षित बहुत कम हैं, ऊपर के लोग, नीचे तो ठीक है, पढ़ाई में उत्तराखंड कम नहीं है, शिक्षित में कम नहीं है उत्तराखंड, क्योंकि मैं वहाँ लगभग पिछले 40-45 वर्ष से मेरा जीवन वहीं है। मेरी 7वीं से लेके शास्त्री आचार्य मैंने वहीं पर किया है। और तिवारी जी का राज आपने देखा होगा, कांग्रेस का राज देखा होगा अपने उत्तराखंड बनने के बाद, कितनी यूनिवर्सिटी बनी है। ये एक बता दें कि हमने ये यूनिवर्सिटी बनाई है। तिवारी जी ने देहरादून, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान में नंबर 1 आता, उसको नंबर 1 करना किसने किया? आप कभी विचार करें, शिक्षाविदों से पता करें कि भाई कांग्रेस के राज में, पंडित एन डी तिवारी साहब के राज में, और जब भी जो कांग्रेस का राज आया तो निश्चित तौर पे शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। 9-9, 10-10 यूनिवर्सिटी बनाई है। एक देहरादून में ही हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, चाहे पेट्रोलियम हो, अन्य उत्तरांचल हो, कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं मेडिकल से संबंधित हों। आज बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें लाखों बच्चे जी। आपने तो जब पढ़ाई भी शायद आपकी वहीं की रही होगी, तो पूरा देश जानता है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार ने, आप इनकी सरकार का पता कर लेना, एक पर्सन पूछ लेना आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, पता लग जाएगा। बिल्कुल सर, आपने जिक्र करा था कि जो हरियाणा के जो क्षेत्र हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, वहाँ पर आज भी जो युवा हैं वो नौकरी के लिए दिल्ली जाते हैं, राजधानी में जाते हैं।
सोनीपत के भी कई युवा हैं, कई लोग हैं जो रोजगार के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। क्या सोनीपत में ऐसे अवसर हैं कि युवाओं को यहीं रोका जा सके, उनको पलायन ना करना पड़े, भागदौड़ ना करनी पड़े? हैं, एनसीआर में है सोनीपत। यहाँ पर बड़े औद्योगिक क्षेत्र होने चाहिए। पीछे मारुति का हुआ था, लेकिन उस समय भी काम चल रहा, कितने वर्ष लगेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो बड़ी बड़ी ऐसी 10-20 इंडस्ट्री ऐसी लगें जिसमें लाखों लोगों नौजवानों को रोज़गार मिले। और हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, उसी तरह पे सोनीपत बनना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद चाय पर चर्चा करने के लिए और हरियाणा के इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। धन्यवाद। चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश।